Morning class. Hope you are doing good, revising all the previous chapter and giving out of marks. What we will study today that is chapter second. Chapter second from our chapter second from our class 11th NCRT, that is Indian Constitution Network. First of all, I would like to start with fundamental rights Indian Constitution में कहाँ पर है? So what you will answer? You will answer, sir, fundamental rights पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। सुना बच्चों, कहां पर है? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। तो यहां पर हमने समझा कि सर, क्योंकि हमें पता है ना, हमने पिछले क्लास में देखा था कि हमारा संविधान 22 पार्ट्स में है। उसका जो तीसरा भाग है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है। समझ आ रहा बच्चों? जिनको आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या था, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। ठीक है बच्चों? और एक बात, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूरोप में बहुत 14-15 सेंचुरी के बीच में बहुत सीरियस वॉर चल रही थी, तो यूरोपियन कंट्री के बीच में पीस लाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, है ना, जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो कहते हैं जो उस समय काल में उस मैग्ना कार्टा की इंपॉर्टेंस थी, उसी प्रकार से इन फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस है। इसीलिए अगर पूछता है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा, what you will say fundamental rights. And someone will ask you in which part fundamental rights are written, you will say part 3. From where to where? You will say from article 12 to 35. अगर ये बात समझ में आती है तो we will move ahead. अगेन बच्चों, अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर, अभी तो आपने जस्ट बताया कि फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में है, ये तो हमें समझ में आ गया, जैसे समझ में आ गया। 12 से लेकर 35 तक है, यस सर, ये भी समझ में आ गया। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे आप कह रहे हैं मैग्ना, है ना, कार्टा कह रहे हैं, ये भी समझ में आ गया सर। और क्या समझना चाहते हैं सर? ये फंडामेंटल राइट्स आपने लिया कहां से है? फ्रॉम वेयर we adopted fundamental rights. What you will say? You will say the United States of America. United States of America. बच्चों एक और बात समझाना चाहूंगा। ये है बच्चों राइट्स। मान लो एक बड़ा सर्किल है तो मैं इसका नाम देता हूं राइट्स। ठीक है सर? तो फंडामेंटल राइट्स किसे कहेंगे? फंडामेंटल राइट्स यहां पे, ये है फंडामेंटल राइट्स। मतलब सर, अच्छा, राइट एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब जो भी अधिकार मिले हैं आपको वो सभी आपके राइट्स हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स उन्हीं को कहेंगे जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, 12 से लेके 35 तक। इस बात को मुझे आपको समझाना है ना। दैट मीन्स एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक, पार्ट 3 जिन अधिकारों के लिए आपको एंटाइटल करता है वही आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार भी कहते हैं। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। या बेसिक बच्चों, है ना। अगर अब आपको टॉपिक समझ में आ गया, मैं आपसे हमेशा समझाता हूं दैट टॉपिक सेज अ लॉट।
The moment you read the name of a chapter, that is fundamental rights in the Indian Constitution, that should be very crystal clear. That means we will talk about part 3 of the Indian Constitution. समझ में आ रहा है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो हम लोग समझेंगे कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं. And before that also, before we understand, there are how many fundamental rights, which is actually 6 in number, which is actually 6 in number. जिस तरीके से मैंने इसे लिखा है, आप अपनी रफ कॉपी में इन वर्ड्स को ऐसे लिख रहिए. क्वेश्चन आपको ध्यान आता रहेगा कि कितने क्वेश्चन हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट से सीखा है. अभी 6 है, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स है, देन यू विल राइट 7. देन यू विल राइट 7. जो आर्टिकल 31 है था, मतलब there is right to property, there was right to property, अब रिपील कर दिया गया है. अब इसे आर्टिकल 300A में लिखा गया है. और बच्चों, इसका मतलब इस सर्किल से बाहर निकल गया, इस सर्किल से बाहर निकल गया, तो ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है. ये आपको समझना. और बिफोर आई स्टार्ट, किसी चीज की इंपॉर्टेंस पता हो तो और बेहतर समझने का मन करता है कि अच्छा इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट सब टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स. और बिफोर आई स्टार्ट, आई विल अगेन वांट टू ऐड समथिंग. व्हाट आई वांट टू ऐड, बच्चों यहां पे इस वर्ड पे आना इंपॉर्टेंस. अगर एग्जामिनेशन में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, और आपने स्टार्ट कर दिया ये लिखना, सर ये पार्ट 3 में है, सर ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, सर इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, सर 6 फंडामेंटल राइट हैं इस समय, पहले 7 थे. बच्चों, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंस, दीज आर फैक्ट्स और दे आर अबाउट फंडामेंटल राइट्स. Importance will be that what is the significance of this right. तो बच्चों, if you are living in a democratic system, और अगर आपके पास अधिकार नहीं है ना बच्चों, तो ऐसी जगह में रहने का क्या फायदा है. तो बच्चों यहां लिखा है, दिस इज अ bedrock of the democratic system and facilitates people participation in political, you can say, and administrative processes. Yes, इन अधिकारों के कारण आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है. क्यों? देयर इज राइट टू इक्वालिटी. पढ़ेंगे हम लोग राइट टू इक्वालिटी भी क्या है. एग्जाम्पल से चलता हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये अधिकार आपको अपने तरीके से जीने देते हैं. समझ में आ रहा है? दैट मीन्स वी आर वेरी इंपॉर्टेंट for democratic structure, because of this only people can participate in political arena and in administrative arena. At the same time, this is important for whom? For individual liberty also. Individual मतलब बच्चों प्रत्येक liberty here stands for the freedom, and at the same time rule of law by keeping a check on the authorities. Who can be authority? The authority of state can be a authority, or any individual or any group of individual can be of that authority, cannot curtail your fundamental rights. समझ आया बच्चों? एग्जाम्पल देते हैं, लिखा हुआ चेक. suppose anyone want to arrest you, but your fundamental right will say you cannot arrest a person without warrant. And if you have the warrant, within 24 hours you have to present that person in front of judiciary or magistrate, you can say, and take permission that you want to keep that person for inquiry. And if he or she allows, then only you can take that person to jail
or you can take in custody. Look at the importance. आप केवल भारत में रह नहीं रहे हैं, ये अधिकार आपको एक तरह का एक प्रोटेक्टिव सेल दे रही है, हर स्टेप पे आपको बचा रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है. एंड एट द सेम टाइम दे ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. व्हाट इज द सोशल जस्टिस बच्चों? सामाजिक न्याय. पहले क्या था बच्चों? पहले क्या था कि कुछ कास्ट के लोगों को लोग कुएं इस्तेमाल करने नहीं देते थे, मानो ये वेल है, लेकिन क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो ये कहता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं उसके रिलीजन के नाम पे, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे, उसके कास्ट के बिहाफ पे, उसके जेंडर के बिहाफ पे. तो कैसे आप मना करेंगे, कैसे आप मना करेंगे किसी व्यक्ति को कि वो उस कुएं का पानी ना पिए? क्योंकि पहले था और अब फंडामेंटल राइट्स के कारण से आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. दैट सिंपली मीन्स this because of fundamental rights there is social justice in your society, and because of this social justice I can say this ensure your dignity, your respect as individual in the society. Again, these are importance. These are important because of fundamental right there is social justice. At the same time, these fundamental rights do not talk about only the majority. This work as a protector for minorities also or weaker section also, thus promoting social justice. How can you say that this sir कि minority की हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है? क्यों नहीं कहेगा? मैं आपको कहा बच्चों 16 क्लॉज 4 स्टेट को या गवर्नमेंट परमिशन देता है कि वो किसी पिछड़े वर्ग के लिए, किसी महिला की अपलिफ्टमेंट के लिए अगर किसी प्रकार का रिजर्वेशन बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, स्पेशल ट्रीटमेंट करना चाहता है वो कर सकता है. समझना बच्चों, अगर कोई सेक्शन वीक है या लैंग्वेज उनकी बहुत कम है, विलुप्त होने वाली है, तो इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं. अगेन दे प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, द वीकर सेक्शन ऑल्सो. And बच्चों, they strengthen the secular fabric of the nation. What is this secular fabric? बच्चों, because of this fundamental right, you can practice any religion. You can practice any religion. At the same time, if you do not want to practice any religion, then also you are allowed. What does secular means? Actually, that simply means, secular word means that state will not intervene in the matter of religion, and religion will not intervene in the matter of state. है ना? और simply you can say there is divorce between state and religion. आपस में कोई मन नहीं है. वो अलग बात है कि when there a case was filed against the Supreme Court, they asked, the political thinker asked, how can we be secular? Because sometime state do intervene in the matter of religion. अभी पास का एग्जांपल अगर देखा जाए, सर ट्रिपल तलाक, इट इज अ मैटर ऑफ रिलीजन. स्टेट डिसकंटिन्यूड दिस आइडिया. तो सर आप सेक्युलर कैसे रहे? I will define you. Supreme Court answer कि actually we are not that secular state which has been defined in the Western countries. We are actually following Indian secularism. That means if any religion is doing any type of discrimination, then state can intervene. And this triple talaq seems to be discrimination against women. A male will utter talaq 3 times and he can get divorced, and women cannot do anything. So this was challenged. Now this cannot be practiced. If someone still practice this,
women can file cases. Why we are doing this? To bring more equality in society. Again, I will go back. अगर एग्जामिनेशन में आता है the importance, what you can write, fundamental rights are the bedrock of the democratic system, because this somewhere allow people to participate in the political arena and administrative arena. At a second point, you can say these fundamental rights give individual freedom to the people, and at the same time have check on the states. The state cannot curtail fundamental your rights at every places. This will protect you, and this bring social justice. And because of social justice, your dignity, your respect be protected also. At the same time, these fundamental rights somewhere work in the favor of minority in the weaker section, and the fundamental rights strengthen what? The secular fabric of the nation, because people are allowed to follow their religion. This was the first topic. And mature in NCERT, there are two cases that we discussed in the starting. कि बच्चों एक जगह थी जहां पे लोग ओवरब्रिज बना रहे थे, और उन वर्कर्स को बहुत बहुत बच्चों कम पेमेंट दी जा रही थी, बहुत कम पेमेंट दी जा रही थी. अगेन, तो क्या हुआ? When courts will know, or Supreme Court or High Court will know that people, especially Supreme Court, because Supreme Court is a protector of fundamental rights, they will issue order कि लोगों को मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए. समझ रहे? तो these type of cases. At the same time, एक ट्रायल केस है कि एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जेल में बंद रहा. पहले स्टार्टिंग में मानसिक हालत सही नहीं थी, तो उसके डॉक्टर्स ने चेकअप किया, सही हो गया. बच्चों, केस की सुनवाई ना होते हुए भी he was for a longer period in jail. जब लोग जान पाए, तो फिर उसके केस को फास्ट ट्रैक पे रखा गया. तो बच्चों, जब आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए अवेयर होते हैं, तो फिर आप उन अधिकारों के लिए बोल सकते हैं. जब पता ही नहीं होगा तो कैसे बोल पाएंगे? है ना? समझ बच्चों? तो बिल ऑफ राइट्स, मैंने अभी बताया बच्चों, बिल ऑफ राइट्स, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स कहलाता है. हमने वही से अडॉप्ट किया है ना? पर्टिकुलरली हम फंडामेंटल राइट्स, इस पैराग्राफ में बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स उन्हें ही कहेंगे जो पार्ट 3 में लिखा होगा. कहां से कहां तक? 12 से 35 तक लिखा होगा. उन्हीं को कहेंगे हम बिल ऑफ राइट्स. समझ रहे? या फिर बेसिक राइट भी कह सकते हैं. बेसिक राइट, है ना? ऐसे नाम से उनका फंडामेंटल राइट्स. अगर ये बात समझ में आती है, तो अब हम, सर आपने कहा 6 फंडामेंटल राइट होती है, सर बताइए तो कितने हैं? तो बच्चों, मैं नॉर्मली क्या करता हूं, बच्चों को याद कराने के लिए एक ट्रिक सिखाता हूं कि बोलो बच्चों, ईल इज अ फिश. बोला सर हम लोगों ने, ईल इज अ फिश. फिर बोलो बच्चों, ईल इज अ रैट. बोल दिया सर, ईल इज अ रैट. फिर बोलो बच्चों, ईल इज अ कैट. ठीक है सर, ये बोल दिया, ईल इज अ कैट. तो फिर क्या है सर? ये फर्स्ट ई क्या है सर? द फर्स्ट ई स्टैंड फॉर द फर्स्ट फंडामेंटल राइट, which is right to equality. This is first. Sir, what did this F stand for? This fish. Second, what did this F stand for? This F stand for second fundamental right, that is right to freedom. And again, that E stand for third fundamental right, that is right against exploitation. This is third one, right against exploitation. Now, what is this R stand for, sir? Religion. So what is the fourth fundamental right? Right to freedom of
religion become your fourth fundamental right. Again, what is this E stand for? That is that is education. What is the fifth fundamental right? Cultural and educational right, we will say. Cultural and educational right, we will say. And the last one, C, that CAT stand for. That is sixth fundamental right. That is right to constitutional रेमेडीज, जिसमें हम लोग रिट्स के 5 रिट्स के बारे में पढ़ेंगे. अगेन आई विल से बच्चों क्या हो गए, ये 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए. अब वन बाय वन हम इन्हें पढ़ेंगे, समझ बच्चों. और मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी दूंगा जिससे आप इसे लंबे समय तक याद रख पाए. बट बिफोर आई स्टार्ट what I will say, आर्टिकल स्टार्ट फ्रॉम वेयर टू वेयर. सर अभी तो आपने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में. हाँ सर, याद तो है हम लोग को थोड़ा थोड़ा. हाँ बच्चों, याद होगा आपको कि 12 से लेके 35 तक में. लेकिन ध्यान देना बच्चों, 12 थोड़ा सा डिफरेंट है. 12 इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट. सर इसका मतलब क्या हुआ? That bring me to this slide. That simply means that Article 12 define the term state for, बच्चों ध्यान देना, जो स्टेट की हम बात करते हैं राज्यों की, उनके नहीं. टर्म स्टेट फॉर पार्ट 3. और लास्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट है, द एक्शन ऑफ ऑल दीज एजेंसीज कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा सर, मतलब जिनको जिनको आप स्टेट कहेंगे, यू कैन ब्रिंग देम इन फ्रंट ऑफ कोर्ट. ट्रू. तो बताइए सर कौन कौन से होंगे? गवर्नमेंट विल बी अ स्टेट, पार्लियामेंट ऑल्सो, that is the executive, the legislative organs also, the union of the union government, they are responsible. और यही सेम लोग बच्चों, the government or the legislature of the state and the executive legislature of state government also, जो अधिकारी लोग होते हैं स्टेट के, they cannot also violate your fundamental rights. This is an interesting point बच्चों. Even सरकार cannot violate your fundamental rights. It means the government, the union government or the state government. And बच्चों, not even local authorities, municipalities, panchayat, district board, improvement trust, or ETC, they cannot violate your fundamental rights. Even बच्चों, if there is a statutory body means body which is established by law, they also cannot violate your fundamental right, cannot seize your fundamental right, cannot curtail your fundamental right. Or even non-statutory body, that means those body which is established but not by law, that is LIC you can talk about. But again, LIC was earlier not included in this, but a famous case है ना. There are many cases, but the cases के बाद things become more clear. LICs, ONGC, SAIL, ये सभी बच्चों स्टेट्स में डिफाइन है और उसको बचा नहीं बच्चों. आप even individuals also cannot violate any person's fundamental right. That means for at this class 11th age, what you have to take from this topic, that simply Article 12 is a definition of a state, and whoever will be defined as a state in this article will be put accountable if they violate or if they try to seize the fundamental right of any other person. कोई आपसे, इनमें से कोई भी आपसे आपके फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है. हाँ बच्चों, लेकिन बाय बुक और से बाय लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन जा सकते. सपोज किसी पर्सन ने किसी व्यक्ति की जान ले ली, तो बच्चों उसे फांसी की सजा हो सकती है. और फांसी की सजा मतलब है बच्चों
उसका आर्टिकल 21 आप उसे छीन लेंगे, दैट इज राइट टू लिव, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बच्चों कैसे हुआ छीना आपने फंडामेंटल राइट्स का? बाय लॉ। बाय लॉ आप किसी की फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं। एंड देन दैट ब्रिंग मी टू नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 13, which is popularly known as Article 13 is popularly known as judicial review। ओके सर, आसान हो गया। तो रिव्यू बच्चों याद होगा आप लोगों को, अगर आप मैच देखते हैं तो मैच में अंपायर से करता नहीं है, आउट है कि नहीं है देखने के लिए, एंश्योर करने के लिए। उसी प्रकार से बच्चों जुडिशरी के पास भी रिव्यू सिस्टम है कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट पास करती है, दैट मीन्स पहले वो कोई बिल को ड्राफ्ट करेगी, उसके बाद वो बिल लोकसभा या राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है बच्चों। और अगर लोकसभा में प्रेजेंट किया गया है तो फिर बाद में राज्यसभा में आएगा, अगर पहले राज्यसभा में किया था तो फिर लोकसभा में आएगा, और उसके बाद बच्चों प्रेसिडेंट के उसमें साइन लगेंगे, और उस साइन के बाद वो बिल बन जाता है एक्ट या बच्चों बन जाता है लॉ। और ये लॉ इनकंसिस्टेंट है किससे? एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट से। मतलब जो लॉ रूल्स राइट्स अभी हैं उससे वो क्लैश कर रहा है, उसे डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस प्रकार के बच्चों लॉ को, बिल को, एक्ट को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देता है, जिसका मतलब है जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया वो पूरे भारत में कहीं लागू नहीं हो सकता है। दैट मीन्स लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन व्हाट derogation of fundamental rights, then that law, that act cannot be practiced in Indian territory। आसान है, popularly known as judicial review। केवल 2 आर्टिकल पढ़ाए बच्चों अभी तक। 12 that is definition of state, 13 that is judicial review। और बच्चों बाकी आर्टिकल्स को याद करने के लिए what I will do, I will give you a trick। I will give you not a trick, there will be a number of tricks। ओके सर, बताइए सर क्या है वो ट्रिक? टू रिमेंबर फर्स्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज right to equality, right to remember, right to equality। That is from article 14 to 18। बच्चों भी ध्यान देना, 12 और 13 पीछे पढ़ा दिया है। इसके बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूं अब 14, 15, 16, 17 और 18। और ये किस में फॉल करते हैं? ये राइट टू इक्वालिटी में फॉल करते हैं। तो व्हाट आई विल से प्लीज डोंट eat my, sorry बच्चों डब्ल्यू लिख गया, प्लीज डोंट ईट my unwrapped toffees। तो P stand for our that protection, D stand for discrimination, E stand for equality, U stand for untouchability, T stand for title। बच्चों जब मैंने ये वर्ड्स बोले तो what you have to do, you have to relate all these words with equality। For example, the moment I said
P stand for protection. That means equal protection of law. That means सभी लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी कानून से, है ना? प्रोटेक्शन इक्वालिटी जोड़ा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. बच्चों डिस्क्रिमिनेशन है जो डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी से जोड़ो. व्हाट यू विल से? यू विल से नो डिस्क्रिमिनेशन on the basis of what? On the basis of religion, caste, place of birth, gender. Say so, no, bachcho. You cannot discriminate. No discrimination. And when I will say E stands for employment. Relate employment with equality. You will say this would be equal opportunity of employment in public sphere. आसान हो गया. अच्छा, U stand for untouchability. Relate this with equality. You will say equal untouchability. नहीं, you will say no untouchability. जो छुआछूत पहले बोला था बच्चों कि ये इसको नहीं छू सकता है, वो उसको नहीं छू सकता है, अलाउड नहीं है बच्चों. इससे नॉन बेलेबल ऑफेंस में काउंट करते हैं. T stand for title. Relate that topic with equality. Equality से रिलेट किया, क्या कहोगे बच्चों? Abolition of title. और you can say there should be no title. ये टाइटल क्या है सर? मतलब अब आप अपने नाम के आगे महाराजा नहीं लिख सकते बच्चों, राजकुमार नहीं लिख सकते हैं, है ना? किसी प्रकार का टाइटल कैरी नहीं कर सकते. लेकिन दिस एक्सेप्शन ऑल्सो. एक्सेप्शन क्या है सर? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर आपको एकेडमिक्स में या मिलिट्री में कोई टाइटल मिलता है, एकेडमिक्स में बच्चों डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह कोई टाइटल मिलता है तो आप लगा सकते हैं नाम क्या. मिलिट्री में कर्नल, लेफ्टिनेंट, जनरल, मार्शल. So these title which is given in military, they can use those titles, or any title which is given by some foreign country, and your government accept that you are allowed to have that title, then else also you can have that title. तो बच्चों ये मैंने तो शॉर्ट में बताया है ना? Let us try to understand कि what was this right to equality? This right to equality. Right to equality, first this 14 stand for equality before law. Exception are governor and president. You cannot like this, you can case file against them and you can say all are equal. No बच्चों, these are two exception. At the same time, जब एमपी पार्लियामेंट के सेशन में होते हैं तो दे आर ऑल्सो इम्यून. आउटसाइडर कैन नॉट अरेस्ट दैट पर्सन, है ना, अनटिल अनलेस दे आर लिविंग, है ना, दैट पार्लियामेंट. दे आर इम्यून. और व्हाट आर द प्रोसीडिंग विद इन द पार्लियामेंट, दैट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट you cannot file complaint against them. The fifth stand for, remember that disc D, please don't, that D stand for discrimination. That means there should be prohibition and there should be no discrimination on the ground of religion, race, I was missing, race, caste, sex, which I said gender, and बच्चों place of birth. आप इन ग्राउंड्स पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. 16 I said E stand for employment. Relate with equality. That means there should be equality of opportunity in the matter of public employment. बच्चों समान अवसर मिलना चाहिए. And untouchability, U stand for untouchability. There is abolition of untouchability. You cannot practice that. And title, obviously, so there is abolition of title, or there should be no title. Exception I told you. Exception was academics and
and military, and at the same time, the title which we will get from foreign countries and our government will accept that, allow us to have the title. ये बच्चों पहला पहला फंडामेंटल राइट्स हमने कर लिया. ओके सर, समझ में आ गया. तो टू अंडरस्टैंड नाउ other fundamental right, which is right to freedom. So how we will understand this? I will write here. What I will write? I will write सारे. I will write सारे आम आदमी रिप. सारे आम आदमी रिप without any offense, life gone because of education, they ate ग्रास. सर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया सर. बच्चों डरना नहीं है, बच्चों डरना नहीं है. जो ये फर्स्ट एस है बच्चों, फर्स्ट एस है, दैट इज 19 क्लॉज ए. ओके सर, दैट मीन्स सेकेंड फंडामेंटल राइट क्या था बच्चों? देयर वाज राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम. तो जो भी वर्ड आप दूंगा मैं आपको फ्रीडम से रिलेट करना है. अगर फर्स्ट एस स्टैंड फॉर स्पीच, तो व्हाट यू विल से देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट द restriction is you cannot hurt the sentiments of other, you cannot give hatred speech. And बच्चों moving ahead, the second A stand for assemble. समझ गए? A stand for freedom to speech and expression. 19 clause B stand for assemble peacefully. बट बच्चों आप हथियार के साथ असेंबल नहीं हो सकते. सेकेंड ए स्टैंड फॉर बच्चों ये हो गया एसोसिएशन, ये हो गया असेंबल, ये हो गया एसोसिएशन. बच्चों यू आर अलाउड ओपन एनी टाइप ऑफ एसोसिएशन. दैट एम स्टैंड फॉर मूवमेंट, यू आर अलाउड टू मूव अक्रॉस द नेशन. अलाउ बच्चों, एक्सेप्शन क्या है? आप ट्राइबल एरिया में नहीं जा सकते, किसी के प्राइवेट बाउंड्री में आप इंटर नहीं कर सकते हैं. these all become exception also, है ना? तो बच्चों क्या हो गया? अगेन आई विल ब्रिंग यू बैक टू दिस टॉपिक, दैट इज एसोसिएशन. टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन अधिकार है बच्चों. आप मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी, अलाउड है बच्चों. एंड देन दैट रिप आर स्टैंड फॉर reside, that you can reside in any part of the country. Yes, you are allowed. Again, tribal area में नहीं बच्चों. And last P stand for profession. बच्चों आप अपनी इच्छा से किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो क्या ये ट्रिक यहां तक क्लियर हो गया? But what this 19 A B C D E F states that first S, सारे का S stand for स्पीच का अधिकार, बोलने का अधिकार है. एंड देन असेंबल होने का अधिकार है बिना हथियार के साथ. एसोसिएशन ओपन करने का अधिकार है. मूवमेंट का अधिकार है. कहीं भी रिसाइड होने का, कहीं भी रहने का अधिकार है. एट द सेम टाइम किसी भी प्रकार का प्रोफेशन चुनने का आपको अधिकार है. इस 19 ओनली. देन व्हाट इज दिस 20? व्हाट इज दिस 20? बच्चों ध्यान देना, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो भी कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं बच्चों. सर ये कैसा अधिकार है? सबसे पहला आपको पास्ट में जाके सजा नहीं दे सकते हैं. पास्ट में समझ में नहीं आया हमें.
समझ में नहीं आया बच्चों? हमें ना समझाते हैं। सपोज ये टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन में मान लो 26 जनवरी 2003 को कोई रूल बनता है या कोई लॉ बनता है, और और सपोज दीवार पर थूकने का ये रूल बनाया बच्चों, जो भी दीवार के पास थूकेगा कहीं पब्लिक फेयर पे, प्लेटफॉर्म पे, तो उसे सजा होगी। लेकिन ये रूल बना है 26 जनवरी 2003। लेकिन बच्चों मान लो आप में से किसी ने 25 जनवरी 2003 को अगर स्प्लिट किया हो, तो थूका हो तो बच्चों वहां पर, तो क्या आपको वापस जाके पिछले डेट में पढ़ सकते हैं? नहीं बच्चों, ये रूल कहता है, ये बच्चों आपको बताता है कि जिस दिन से आप कोई रूल बनाएंगे उस दिन के बाद से ही वो इम्प्लीमेंट होगा, उसके पास में जाके आप सजा नहीं दे सकते हैं। मैंने कहा ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल दिया बच्चों। ट्रिपल तलाक पहले प्रैक्टिस होता था, बहुत लोग दिमाग में गया होगा, तो बच्चों उनको पकड़ के आप सजा नहीं देंगे। अब कोई प्रैक्टिस नहीं करे, इस बात को आप इंश्योर करेंगे। फर्स्ट ये बात होगी। सेकंड बच्चों, डबल BLE, डबल जियो पार्टी से कहते हैं। एक गलती की सजा 2 बार नहीं हो सकती बच्चों। से मान लो कि आपसे मेरा पेन टूट जाए, मेरा मेरा स्टाइलर टूट जाए, तो क्या आपको, अगर मैंने एक बार को सजा दे दी और बाद में दोबारा याद आए कि आपने मेरी पेन तोड़ी थी, मैं आपको दोबारा सजा दूंगा? नो, आई कैन नॉट। क्योंकि आपको प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 20 में कि एक गलती की सजा एक ही बार आप ले सकते हैं। थर्ड वन बच्चों, थर्ड वन, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप अपने खिलाफ गवाही दें, है ना बच्चों? सेल्फ टेस्टिमनी का अधिकार नहीं है, मतलब कोई फोर्स नहीं कर सकता बच्चों आपको। आपने देखा हो ना मूवी में, पुलिस वाले बहुत पीट पीट के जबरदस्ती गवाही ले लेते हैं, वो अलाउड नहीं है। इसीलिए अगर आपने पिटने से बचने के लिए पहले कह दिया कि ठीक है भैया हमने किया है, और कोर्ट के सामने आप मुकर जाते हो कि हमें ये लोग पीटे नहीं, इसीलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैंने ये काम नहीं किया है, बच्चों ये अधिकार आपको है, आपको चुप रहने का अधिकार है। समझ बच्चों? समझ है? तो अभी रिसेंट में बच्चों केस फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि जो ये अब क्या कर रहे हैं, ये DNA टेस्ट कर लेते हैं आप लोग बिना बताए हुए, जानने के लिए कि क्रिमिनल यहाँ पे आया नहीं है। क्या ये सेल्फ टेस्टिमनी नहीं आता? आपने किसी इंसान के DNA का इस्तेमाल करके पकड़ा है जो, तो इस तरह के चलते रहे। तो व्हाट वाज आर्टिकल 19? आर्टिकल 19 वाज these letters S to P and 20 is right against offense. Now L stand for life बच्चों। आर्टिकल 20 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बच्चों आपको जीने का अधिकार, सोने का अधिकार, साफ पानी पीने का अधिकार, फ्री लीगल एड मिले आपको, इन सभी का अधिकार आपको है ना। और जो वर्ड ये पर्सनल लिबर्टी है, इसका मतलब कि आपके कोई पर्सनल स्पेस में नहीं आ सकता है, आपकी पर्सनल चीज यूज नहीं कर सकता है बच्चों। यही आर्टिकल है जो कि ट्रैफिक पुलिस को रोकता है कि आपकी स्कूटी या बाइक से चाबी नहीं निकाल सकते हैं वो लोग, क्योंकि बच्चों पर्सनल प्रॉपर्टी है आपकी। इवन बच्चों आपके मोबाइल फोन आपके परमिशन के बिना ना आपके पेरेंट्स यूज कर सकते हैं, ना ना बच्चों, ना पुलिस वाले उसे ऐसा एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आप अलाउ करना चाहते हो कि हाँ लीजिए इसमें मेरा सबूत है, मेरी बेगुनाही है, तो वो एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। and then education, that is 21A राइट टू एजुकेशन का अधिकार है। एलिमेंट्री एजुकेशन सभी को शिक्षा का अधिकार देता है ना बच्चों? होप आप लोग को सर से ऊपर से नहीं जा रहा है बच्चों। तो मैंने अब तक क्या समझाया आपको? 19 स्टेज, व्हाट 19 स्टेज दैट, कि बच्चों प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, है ना बच्चों? बताया ना बच्चों कि सारे आम, AM दैट इज मूवमेंट का अधिकार, रेसिडेंस का अधिकार, प्रोफेशन का अधिकार, ये सब है आपको।
उसके बाद बच्चों व्हाट 20 स्टैंड फॉर, मैंने कहा कि अगर कोई गलती कन्विक्शन हुआ है आपसे तो उसमें भी मैंने आपको तीन तीन बताया कि क्या क्या इस अधिकार में आता है। और व्हाट इज दिस 21, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ को बचाने के लिए जो चीज लगती है बच्चों सब इसमें आता है। और बच्चों एट सेम टाइम पर्सनल लिबर्टी। अच्छा बच्चों, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में आता है राइट टू लाइफ, आता है राइट टू लिव आता है। तो क्या राइट टू लाइफ में राइट टू सुसाइड भी आता है क्या? पर बच्चों, राइट टू लिव में, राइट टू लाइफ में क्या राइट टू सुसाइड भी आता है? नहीं बच्चों, ध्यान देना इस बात को, ये चीज तो वहां नहीं आती है। सर समझ में नहीं आया, आपने कहा जीने का अधिकार है। बच्चों भारत में सुसाइड करने का अधिकार नहीं है। देखिए बच्चों, इस पे एक चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया। ये क्या है सर? मतलब आपको, अगर आप बहुत बीमार हैं और आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पे हैं, किसी चीज पे हैं, आप बहुत दिन से कोई इंप्रूवमेंट नहीं शो कर रहे हैं, तो एक्टिव यूथनेशिया ये कहता है कि आपको कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए, कोई ड्रग इंजेक्ट कर दिया जाए जिससे आपको पीसफुली आपकी मौत हो जाए। बच्चों ये भारत में अलाउड नहीं है। लेकिन पैसिव यूथनेशिया कहता है कि जिस लाइफ सपोर्ट पे आप जिंदा हैं, जिस लाइफ सपोर्ट पे आप जिंदा हैं, उस लाइफ सपोर्ट को रिमूव कर दिया जाए। तो रिमूव करने के बाद ऑब्वियसली थोड़ी देर तक जब तक आपकी बॉडी सस्टेन कर पाएगी, उसके बाद मर जाए। तो पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है। ये समझाया मैंने बच्चों। आप राइट टू एजुकेशन बता दिया बच्चों कि आप सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार है। एंड देन बच्चों लास्ट दैट इज 22, जब ए स्टैंड फॉर 8 का जो लिखा है ट्रिक में मैंने बच्चों, जो 8 लिखा है यहाँ पर, है ना, ये देखो बच्चों, यहाँ कॉमा लगा लो बच्चों और लिखो यहाँ पर, लिखो यहाँ पर 22, लिखो यहाँ पर 22। और यहाँ पर हम लोग को बच्चों राइट टू फ्रीडम खत्म होता है। राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है। इससे पहले क्या पढ़ाया था आपने? आपने 14 से 18 तक बताया राइट टू इक्वालिटी है। तो 22 है क्या सर? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यस, यस बच्चों, अगर मान लो आपको कोई अरेस्ट करने आ रहा है तो ही शुड हैव अरेस्ट वारंट। और अगर आप साथ में चलने को तैयार हैं तो हथकड़ी लगाना अनिवार्य नहीं है। आपको अधिकार है कि आप 2 फोन कॉल कर लें, एक अपने पेरेंट्स को या किसी नोन को कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। एट द सेम टाइम आप किसी लीगल एक्सपर्ट को फोन कर सकते हैं, वकील को फोन कर सकते हैं कि मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। और अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने लगी पड़ेगी अगर आपको कस्टडी में रखना होता है। बच्चों अरेस्ट और डिटेंशन में यह अंतर है कि आपको वारंट के अंदर आपको अरेस्ट किया जाता है, जेल जाना पड़ता है। बच्चों डिटेंशन में क्या होता है कि आप एक सस्पेक्ट की तरह देखे जाते हैं, कि आपकी कोई जो बैकग्राउंड होता है, कुछ आपने कुछ गलतियां की होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने दंगे भड़काए होते हैं, तो वापस से अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला होता है तो वो दंगे ना भड़के उससे पहले ही आपको कुछ देर के लिए वो अपने अपने पुलिस स्टेशन में रख लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं, जिससे वो इवेंट ना होने पाए। इसे कहते हैं डिटेंशन। बच्चों दो बुक हो गया, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। अब आते हैं बच्चों एक्सप्लॉयटेशन। तो क्या होता है बच्चों? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सर इतने अच्छी ट्रिक बताई आपने, सर इतना सब याद हो गया, इसके लिए कोई ट्रिक बताइए सर, इसके लिए कोई ट्रिक बताइए। बस जरूर करेंगे। आई विल से पीएमटी, दैट इज पैरामेडिकल टेस्ट देने से पहले पहले you have to say, you have to say, I love education.
underline P, underline T, underline M, and I L E. What is this बच्चों? What is this बच्चों? एंड बिफोर दैट ऑल्सो अभी 8 ग्रास्प खत्म नहीं हुआ है, तो टी और ई बचा हुआ है बच्चों अभी। तो टी इज 23 एंड ई इज 24। व्हाट इज टी स्टैंड फॉर? टी स्टैंड फॉर ट्रैफिक। इट मीन्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग बच्चों अलाउड नहीं है, तभी तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एंड ई स्टैंड फॉर अगेन एम्प्लॉयमेंट। बट बच्चों इसमें एम्प्लॉयमेंट क्या है कि आप बच्चों को किसी हार्मफुल जगह पे, रोजगार पे नहीं लगा सकते हैं। जैसे पटाखे की फैक्ट्री हो गई है ना, चूड़ी बनाने की फैक्ट्री हो गई। तो बच्चों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में मात्र 2 आर्टिकल, दैट इज 23 एंड 24। That 23 stand for prohibition of traffic in what? Human being and forced labor। ये अलाउड बिल्कुल नहीं है बच्चों, है ना। जो इंसानों की तस्करी करते थे या स्लेवरी प्रैक्टिस करते थे वो अलाउड नहीं है। 24 इज बच्चों प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज और एट हैजार्डियस प्लेसेस। आप नहीं लगा सकते हैं उन बच्चों को। बच्चों 3 फंडामेंटल राइट हो गई, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर बच्चों ये समझ में आता है तो अब मूव करेंगे हम लोग। दैट एफ स्टैंड फॉर, आर स्टैंड फॉर रैट का आर, दैट इज रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब जो शब्द सिखाऊंगा उसे आप रिलेट करेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। कहां से कहा था बच्चों? 25 से 28 तक, 28 तक। तो अभी पीछे लिखा है बच्चों, पीएमटी देने से पहले यू हैव टू से आई लव एजुकेशन। सिखाया बच्चों। तो फर्स्ट पी स्टैंड फॉर 25, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट। किसका? क्या बच्चों? योर रिलीजन, योर कॉन्साइंस। आपको अलाउड है बच्चों, दिखाया बच्चों, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस and free profess, practice, propagation of your religion। आप प्रचार प्रसार करिए, विस्तार करिए अपने रिलीजन का, आपको मनाही नहीं है। नाउ दैट एम स्टैंड फॉर बच्चों, एम स्टैंड फॉर आर्टिकल 26, दैट इज मैनेज। यू आर फ्री टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर। भंडारा करना है करो, हवन करना है करो, है ना, हज क्या था जाना है जाओ। बच्चों अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का अधिकार आपको है। दैट टी स्टैंड फॉर, दैट इज 27, टैक्सेशन और टैक्सेस। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इफ यू आर प्रमोटिंग एनी रिलीजन एंड इफ देयर इज सम income or expenditure in the journey, you do not need to pay taxes to the government. You are tax exempted people. Now that I stand for institution, that is article 28। बच्चों यहाँ पे ओपन नहीं, यहाँ पे अटेंड करने। आपको किसी भी प्रकार का रिलीजियस अफेयर अटेंड करने का अधिकार है। फ्रीडम एज टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपको अटेंड करने का अधिकार है। दैट आई स्टैंड फॉर किसी इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन को अटेंड करने का आपका अधिकार है ना बच्चों। तो ये हो गया बच्चों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो मैंने यहाँ ट्रिक के फॉर्म में लिखाया था। दिस बिकम्स 25, दिस बिकम 26, दिस बिकम 27 एंड दिस बिकम 28। उसके बाद एक लाइन खींचते हैं। सेकंड अब आ जाएंगे बच्चों 29 एंड 30। 29 एंड 30 वी विल टॉक अबाउट। ये क्या है सर? इट इज ई स्टैंड फॉर, बच्चों याद करो, ई स्टैंड फॉर ई अगेन, तो यू विल से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, दैट इज 29 एंड 26। तो दैट एल स्टैंड फॉर बच्चों लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ हुम, लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज। तो बच्चों जो कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट में जो चीजें हैं
आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई लैंग्वेज है, आप उसे बचाना चाहते हैं, आप बचा सकते हैं। ये ताकत देता है आर्टिकल 29। और ई स्टैंड फॉर अगेन बच्चों, दैट इज आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बच्चों ओपन करने का अधिकार है। वह ऊपर अटेंड करने का अधिकार था, यहाँ लिखा है बच्चों राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश कैन हियर बी टू ओपन, है ना, एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये अधिकार देता है बच्चों आपको आर्टिकल 13। और 31 बच्चों अब पाठ नहीं है, लेकिन बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि 31A, 31B, 31C, 31D में से बच्चों अभी भी ये दो एग्जिस्टिंग में हैं, है ना। लेकिन बच्चों वो बहुत डिटेल में हो जाएगा, लेकिन जिनका इंटरेस्ट है दे कैन सर्च फॉर दैट, है ना, पढ़ सकते हैं आप और कमेंट बता सकते हैं कि पूरी तरीके से आर्टिकल 31 को हटाया नहीं गया है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए आर्टिकल 31 को रिपील करके अब कहाँ स्थान मिला है, आर्टिकल 300A में स्थान मिला है। दैट ब्रिंग मी दैट ब्रिंग मी टू लास्ट दैट ब्रिंग मी टू माय लास्ट, दैट इज आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सर 32 लास्ट नहीं सर, फंडामेंटल राइट्स के टर्म में, दैट इज राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, क्या बच्चों होगा नहीं हुआ। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी हो गया, है बच्चों, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी हो गया, ये देखो यहाँ पे बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ लिया, कल्चरल एजुकेशन राइट पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये आर्टिकल 32 में लिखा है बच्चों। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करके इसे इंपोज करता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का यूज करके इसे यूज करता है, इंटरेस्ट को यूज करता है। क्यों यूज करता है? टू प्रोटेक्ट और टू रीस्टोर द फंडामेंटल राइट ऑफ समवन, है ना। तो कैसे बच्चों, कौन कौन से हैं सर, समझाइए जरा सा। रिट्स कहते हैं इनको। द फर्स्ट वन इज हैबियस कॉर्पस, द सेकेंड वन इज मैंडेमस, द थर्ड वन इज प्रोहिबिशन, द फोर्थ वन इज सेंचुरी, द फिफ्थ वन इज क्वा वारंटो। ये क्या क्या है सर, ये क्या क्या शब्द हैं, इनका मतलब तो बताइए। हैबियस कॉर्पस मतलब बच्चों, यू मे हैव द बॉडी और यू कैन से ब्रिंग दैट बॉडी। इसका सिंपल मतलब ये है बच्चों, अगर किसी ने आपको अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट किया है, पकड़ के रखा है, चाहे वो पब्लिक बॉडी हो चाहे वो प्राइवेट बॉडी हो, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा इस रिट का इस्तेमाल करके, और आपको रिलीज करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा बच्चों। समझ आ रहा है? तो पहला हो गया हैबियस कॉर्पस, दैट मींस इलीगल अरेस्ट से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका इस्तेमाल करती है। मैंडेमस क्या है? सेकंड रिट, दैट इज command. That English meaning is we command, but here Supreme Court or High Court can command a public body to do a task, to do his duty. तो लिखा है to secure the performance of public duties by lower courts or tribunals or public authority. उन्हें आदेश दे सकता है, उन्हें आदेश लग सकता है ये काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर ओवरब्रिज बन रहा हो और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत लंबे समय बन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है उस बॉडी को कि ये काम इस डेट तक हो जाना चाहिए। सर्जरी टू बी सर्टिफाइड, दैट सिंपली मीन्स टू क्वाश द ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय इंफीरियर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। क्वाश मीन्स बच्चों मतलब वॉश अवे द ऑर्डर। वाई बच्चों? अगर मान लो किसी कोर्ट ने किसी एक व्यक्ति ने चोरी की और चोरी की सजा इसको फांसी की हो गई, बच्चों ये तो बुक के बियॉन्ड हो गया ना, ये बुक के बियॉन्ड हो गया। तो किस सर्टिफिकेट से, हु सर्टिफाइड यू टू गिव दैट पनिशमेंट? तो अपर कोर्ट्स दैट मींस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन कैंसिल, अगर कोई इंफीरियर कोर्ट ऐसा कुछ करता है तो। सर्चुरी
प्रोहिबिशन, ये तो केस को अनाउंसमेंट के बाद ना एक होता है बच्चों प्रोहिबिशन, दैट मीन्स टू, यहाँ लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ, स्टॉप, स्टॉप रोकना बच्चों, रोकना। तो लिखा है बच्चों टू प्रोहिबिट इंफीरियर कोर्ट फॉर कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नॉट द जुरिडिक्शन टू ट्राई। अगर कोई केस इंफीरियर कोर्ट ले लेता है जो कि उसके कार्य क्षेत्र में, उसके जुरिडिक्शन में नहीं आती है, तो अपर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसे वहीं पर स्टॉप कर सकता है, उसे वहीं पर रोक सकता है। एग्जाम्पल कैसा बच्चों, एग्जाम्पल भी समझते रहिएगा। एग्जाम्पल कि मान लो केरला और तमिलनाडु के बीच में लड़ाई है पानी को लेके, वाटर डिस्प्यूट है बच्चों, वाटर डिस्प्यूट है, तो क्या होगा बच्चों, वाटर डिस्प्यूट किसी भी दो स्टेट के बीच में ना हाई कोर्ट ले सकता है ना लोअर कोर्ट ले सकते हैं। इस तरह के केस केवल सुप्रीम कोर्ट हियर कर सकता है। और मान लो हाई कोर्ट ने ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट को वहीं पर रोक देगा कि आप ये केस नहीं ले सकते हैं। What is equivalent to the last writ? That means what is your authority? What is your authority? That means to restrain a person for holding a public office which he is not entitled. Suppose बच्चों कोई जाली अफसर, जाली डॉक्टर किसी पोस्ट को होल्ड कर रहा है और somehow Supreme Court get to know someone file complaint against this. So using this writ, he can ask that person, bring your certificate to me, लेके आओ मेरे पास, मैं देखूं। और अगर नहीं बच्चों साबित कर पाते हो, that person will be restrained, he cannot hold that office। बच्चों ये था सर्चुरी। और बच्चों इसीलिए आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट दिस लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ अभी भी खत्म नहीं हुआ है लेकिन बहुत आसान सा रह गया बच्चों। आर्टिकल 33, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू modify the writs conferred by part applicable to forces। Look at this बच्चों, जो भी मैंने आपको इस पूरे पार्ट में पढ़ाया है फंडामेंटल राइट्स, उसको रिस्ट्रिक्ट या रीडिफाइन किया जा सकता है। किसके लिए? फोर्सेस के लिए, या पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, या आर्मी के लिए। बच्चों आर्मी वालों के अगर फंडामेंटल राइट्स कर्टेल होते हैं तो वो कोर्ट में जाके केस फाइलिंग नहीं कर सकते हैं। उनको देश की रक्षा के लिए खड़े रहना है। वो ये नहीं कहेंगे आराम नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते हैं। ये है 34। क्या है बच्चों? किसी भी मार्शल लॉ या किसी भी एरिया में जहां पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल आर्मी का रूल लगा हुआ है, तो बच्चों वहां पर भी फंडामेंटल राइट्स कर्टेल किए जा सकते हैं। जैसे बच्चों आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, आपकी घर की तलाशी ले सकते हैं बिना वारंट के, अलाउ है बच्चों। रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जैसे मार्शल लॉ जहां पर चल रहा है, जहां पे आसपास लॉ चल रहा है, वहां पर बच्चों ये रूल अप्लाई नहीं होते, तो मैंने आपको पढ़ाया आपको। और लास्ट 35 बच्चों, इन रूल्स को, इन फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेचर के पास पावर है कि किसी प्रकार का कानून बना सकता है। हु विल मेक लॉ ऑन दिस फंडामेंटल राइट? That is, legislature will make law. Only legislature can make law on these fundamental rights. This becomes the end of the topic. End of the topic. All 6 fundamental rights we discussed about. Now, still, what we can do. Not today. We will differentiate. You can take the screenshot from here, and we can read what is the difference between fundamental rights and directive principle. But after teaching directive principle, na, I will do this difference between, but your book do in the same fashion. That's why I wrote over here. Take the screenshot and write in your notes. और उसके बाद this note और बच्चों pause the video and take the screenshot, है ना? Write in your notes also. That bring me to the last topic. ये additional topic मैं बच्चों आपको कराना चाह रहा हूँ कि बच्चों इतनी अच्छी बातें मैंने पढ़ाई आपको, still we criticize fundamental right. We criticize fundamental right. Why? Sir, आपने बार बार एक वर्ड यूज किया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपने वर्ड यूज किया है।
और इस नाम पे आप बार बार मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि बोलने का अधिकार है, लेकिन आप सब कुछ नहीं बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो सबको अच्छा तो नहीं लगता ये बात। तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि एक हाथ से आपने फंडामेंटल राइट दिया, उसी वक्त दूसरे वक्त हाथ से आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ये सही नहीं है। इस बात पे आलोचना की जाती है ना। कुछ लोग आलोचना करते हैं कि सेकेंड पॉइंट यू कैन से स्टेट को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाता है ये फंडामेंटल राइट, जिसके कारण से कई बार स्टेट सही काम नहीं कर पाता है। वो अलग बात है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन देयर आर मेनी पॉलिटिकल थिंकर्स हु एक्चुअली क्रिटिसाइज फंडामेंटल राइट्स, है ना। और देयर आर फ्यू हु सेज कि ये फंडामेंटल राइट्स तो कॉपी किया हुआ है, कहां से? यूएसए से। आपका इसमें क्या है? आपका इसमें क्या है बच्चों? दे क्रिटिसाइज आवर फंडामेंटल राइट। सुना बच्चों? देयर आर फ्यू हु से कि इमरजेंसी के दौरान दैट इज यूजिंग आर्टिकल you can say 352 and then 356 और 360 भी है बच्चों, लेकिन ये इसमें नहीं। आप क्या करते हो बच्चों? आप क्या करते हो? नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप लोगों के फंडामेंटल राइट कर्टेल कर लेते हो। बात बात पे तो आप कर्टेल कर ले रहे हो फंडामेंटल राइट हमारे, है ना। तो बच्चों इस बात पे क्रिटिसिज्म होता है एक्सपेंशन को लेके कि दिस इज हाई टाइम दिस शुड बी मोर फंडामेंटल राइट्स, है ना। दिस शुड बी मोर एक्सपेंशन को लेके बच्चों लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि देयर शुड बी एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बच्चों क्लियरिटी को लेके भी होता है कि बच्चों क्लियरिटी को लेके होता है। क्या होता है क्लियरिटी को लेके? कि बहुत कंफ्यूजन भी है फंडामेंटल राइट्स में, बहुत कंफ्यूजन है कि एट वन प्लेस यू से there is equality among the people, but at the same time 16 clause 4 says you can bring reservation in the picture in your policies। तो रिजर्वेशन तो इक्वालिटी कैसे ला रहा है? तो लोग बच्चों क्रिटिसाइज करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, है ना। तो बच्चों क्रिटिसिज्म के पॉइंट मैंने आपको समझाने के ट्राई किए हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, है ना। फंडामेंटल राइट हमारा पूरा हुआ। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको, तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज डीप लॉजी एंड हिट द लाइक ऑप्शन ऑल्सो, है ना। एंड इफ यू फील दैट योर फ्रेंड्स are in class 11th or they are preparing for exam like UPSC or you can say UPSC they are preparing for PSC they are preparing for, है ना, or any government examination where this political science is important, so you can forward this videos to them, है ना। Thank you for your love and support. We'll meet in next class.